नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अरावली से रिलेटेड और यह इस पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा एक दिन और किए थे अरावली से रिलेटेड, और पिछले लगभग एक सप्ताह से यह बना हुआ है न्यूज में, है ना। तो फिलहाल अंततः देखा जाए तो सो मोटो लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो पहले वाला जो फैसला था उस पे स्टे लगा दिया है। अर्थात जो है अरावली पर जो संकट के लिए या देखा जा रहा था, जो परिभाषा दिया गया था 100 मीटर से रिलेटेड वाला, उसमें जो अप्रूवल दिया गया था उस पे फिलहाल क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरह से यह मुद्दा जो है शुरू हुआ था। तो यह मुद्दा शुरू होता है तब जब पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, अच्छा उससे पहले भी थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है अपने अपने ग्रुप में या सभी चीजों को, जो भी क्लास चलता है उसको थोड़ा सा भेजेंगे, लेकिन सभी लोगों के पास पहुंचे जानकारी और सभी लोग जुड़े, ठीक ना। तो सभी लोग जुड़ेंगे, सबके पास ये जानकारी पहुंचेगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक ना। अच्छा लगने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन जब होता रहता है तो उसमें एनर्जी जो है क्रिएट होती रहती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वह पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट होती है वह मतलब कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो ठीक इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, यह मामला शुरू कैसे हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। देखिए, कुछ समय पहले से ही बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चेतावनी दी जा रही थी कि अरावली श्रृंखला में जो खनन हो रहा है ना, जो माइनिंग्स हो रही है, वह इलीगल माइनिंग्स को रोका जाए। बार बार ये कहा जा रहा था, कई बार जो है इसके लिए रोकने की काम कही गई थी, बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद वह माइनिंग जो है रोकने के बाद की बात जो है बात वह साइड लाइन कर दी गई। दूसरी बात आती है कि मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, एक जो है पॉइंट करके नोटिस जो है वह मुख्य रूप से देखा जाए तो इस तरह से जो है ये मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में आपको कहा जा सकता है कि एक डाला जाता है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा याचिका, और ये कहा जाता है कि इसमें जो है जो परिभाषा है वह मतलब जो अरावली की जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, उसको चेंज किया जाए। अब उसमें मंत्रालय के द्वारा तर्क भी दिए जाते हैं और भी सारी चीजें दी जाती हैं। अब तर्क क्या दिया जाता है, तर्क ये दिया जाता है कि 100 मीटर ऊंचाई से जो अपर वाला पॉइंट है, मतलब चोटी जो हाइट है, वह हाइट जो वाला पार्ट है वह अरावली का भाग माना जाएगा, और उससे नीचे वाला जो भाग है वह अरावली का भाग नहीं माना जाएगा। उसके बाद से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है। फिर फैसला आने के बाद जो है यहाँ पे जो भी वहाँ के, जैसे राजस्थान जो अरावली जो श्रेणी है, वह मुख्य रूप से सबसे ज्यादा अगर कहीं पे स्प्रेड हुई है, फैली हुई है, तो वह कहाँ पे है, राजस्थान में। हालांकि इसका पूरा लंबाई आपको दिखाई देगा 4 राज्यों में फैली हुई है लंबवत। तो और यह अभी आगे हम लोग देखेंगे जलवायु से रिलेटेड भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंतर्गत अगर आपको देखने को मिले तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि क्या होता है कि वहाँ के लोगों के द्वारा या वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों के द्वारा ये मतलब बताया जाता है कि 100 जो मीटर है, 100 मीटर से नीचे की ऊंचाई वाले में तो अधिकतर लगभग 90% के आसपास आपको दिखाई दे देंगे कि वहाँ की जो चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, वो आ जाएंगी। मात्र 10% ही भाग जो है वह 100 मीटर के ऊंचाई से ऊंचे या 100 मीटर के ऊंचाई से अधिक आपको दिखाई देंगे अरावली श्रेणियों में। इसका मतलब ये हुआ तब तो और खनन करने के लिए, माइनिंग करने के लिए अप्रूवल एक तरह से कहा जाए कि हो गया, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। क्यों? क्योंकि इसको जब अरावली का भाग माना ही नहीं जाएगा, तो माना नहीं जाएगा तो उसमें इलीगल माइनिंग वाला कोई जो है वह कहा जा सकता है वो दायरा, इलीगल माइनिंग के दायरे में वो आएगा ही नहीं। जब इलीगल माइनिंग के दायरे में नहीं आएगा तो सीधी सी बात है कि अरावली के अधिकतर भाग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, है ना। अब नष्ट हो जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो यह तो नष्ट हो जाएंगे, है ना। अब ये नष्ट हो जाएंगे तो सारी चीजें जो वहां से जलवायु से रिलेटेड चीजें हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब वहां पे विशेषज्ञों के द्वारा ये सब मतलब लगाए जाते हैं। उसके बाद से बड़े लेवल पे मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, और वो आंदोलन जो है धीरे धीरे वहाँ के किसान वर्ग के लोग हैं और भी जो लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, या मुख्य रूप से देखेंगे ट्विटर से लेके सभी हैंडल्स पे यह ट्वीट भी किया जाता है। उसके बाद से पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सफाई भी आता है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। फिर सो मोटो लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस जो पहले जो बताया गया था बातें उस पर स्टे लगा दिया गया है। और हालांकि डेटा में पहले से ही कहा गया था, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट की जो डेटा है उसमें
में अगर देखा जाए तो, या और भी कुछ डेटा है उसमें पहले से कहा गया था कि ये सारी चीजें हैं 100 मीटर के नीचे वाला जो है रेंज है 90% से ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है, स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है कि वह डिफिनेशन जो है वो सही नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या और चीजें हुई हैं, और भी थोड़ा जो है जानकारी हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड, अरावली से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट पास इट्स ओन जजमेंट डिफाइनिंग अरावलीज मोड रीथिंक बाय हाई पावर्ड पैनल। तो वह अपने द्वारा ही, जैसे आपको पता है सोमोटो लेकर जो है भी सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है निर्णय देता है, तो इसके अंतर्गत आपको दिखाई देगा यह निर्णय दिया गया है फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट keeps in absence is Aravalli Hills judgment to set a fresh expert जो है कमेटी। इस कमेटी का मुख्य रूप से देखा जाए, ये कमेटी का गठन किया गया और यह कमेटी जो है बताया कि उस हिसाब से किया जाएगा, ठीक ना। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफिनेशन बताता हूं कि अरावली जो श्रेणी है आपको दिखाई देगा कि ऐसे इसका फैलाव हुआ है। अब कैसे फैला हुआ है, तो आपको दिखाई देगा कि दक्षिण पश्चिम वाला पार्ट जो है, दक्षिण पश्चिम वाले पार्ट से सीधे उत्तर पूर्व यह इस दिशा में फैला हुआ है, और भारत के जो उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है, भारत का जो मेनलैंड है उसके उत्तर पश्चिम वाला जो पार्ट है उसमें आपको इसका फैलाव दिखाई देगा। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में आपको फैलाव दिखाई देगा। कौन कौन से राज्य हैं, तो पहले इधर सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा गुजरात है ना, गुजरात के बाद से राजस्थान है, राजस्थान के बाद से हरियाणा है और दिल्ली है। इन 4 राज्यों में इसका फैलाव है, जिसमें से सबसे ज्यादा कहीं पर फैलाव है तो राजस्थान में। अब आपको दिखाई देगा कि अरावली के पश्चिमी वाला जो पार्ट है, वेस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कौन सा भाग है, रेगिस्तान का, मरुस्थल का। तो रेगिस्तान का जो भाग है वह कौन सा रेगिस्तान है, कौन सा मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल जो है वह इसके पश्चिमी वाले पार्ट में है। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है कि अगर यह अरावली नहीं रहता तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह मरुस्थलीकरण को भी रोकने का काम कर रहा है। यह एक तरह से प्राकृतिक बाधा के रूप में या प्राकृतिक रूप से बॉन्ड के रूप में काम कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो यह क्या होगा, मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन जो है यह पूरा स्प्रेड हो जाएगा। अब स्प्रेड ईस्ट साइड में भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर दिक्कतें आएंगी, एक यहाँ पे कृषि संबंधी जो क्रियाएं हैं वह नहीं हो पाएंगी, ठीक है, मरुस्थलीकरण जब बढ़ेगा तो। दूसरी चीज क्या है कि अरावली के कारण ही जो अरावली का ईस्ट वाला पार्ट है, मतलब अरावली से वेस्ट हो गया, अरावली से ईस्ट हो गया, तो ईस्ट वाले पार्ट में आपको दिखाई देगा कि कृषि से लेके और यहाँ पे जल जीवन से लेके और साथ साथ जो आपको दिखाई देगा कि जो भी जीवन प्रत्याशा से लेके जो चीजें हैं वो आपको ईस्ट वाले पार्ट में दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारे नदियों का सोर्स भी जो है, उद्गम स्थल भी जो है यहाँ पे अरावली में आपको दिखाई देंगे। जैसे लूनी नदी आपने सुना होगा, ये लूनी नदी कच्छ के रण में जाके जो है विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का मतलब ये नहीं कि गायब हो जाती है, वहां पे चूंकि रेगिस्तानी इलाका में जाएगी, बालू वाला जो है, रेगिस्तान का इलाका कैसा होता है, बालुवट होता है, बालू होता है, तो उसमें वह पानी जो है क्या हो जाएगा, बालू के अंदर चला जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ लूनी नदी हो गया, माही नदी हो गई, है ना, और भी नदियां जो है यहाँ से निकलती हैं। तो यह नदियां हैं, नदियां जहां से निकलती हैं वहां पे आपको दिखाई देगा कि वहां पे सभ्यता का वास होता है, संस्कृति का वास होता है, वहां पे कल्चर और सभ्यता क्या होता है, स्टेब्लिश होता है। क्यों स्टेब्लिश होता है, क्योंकि वहां पे खाने से लेके सभी चीजों की व्यवस्था आसानी से हो जा सकती है, कृषि से लेके सभी व्यवस्थाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसलिए आपको ये सारी चीजें, जो भी सभ्यताएं आज तक विकसित हुई ज्यादा रूप में आपको दिखाई देंगी, वह नदियों के किनारे दिखाई देंगी, ठीक ना। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या हो गया, जो पॉल्यूशन आप दिल्ली में देखते हैं कितने बड़े लेवल पर, सबसे अगर ज्यादा प्रदूषित कोई राजधानी है पूरे विश्व भर में तो आपको दिखाई देगा भारत की राजधानी जो दिल्ली है वो है। अब इसमें कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन अगर यह अरावली नहीं रहेगा तो सीधे सीधे यहाँ के जो धूल कण हैं, जो डस्ट हैं, वह पश्चिमी विक्षोभ की जो पश्चिमी हवाएं हैं, वेस्टर्न जो पवने हैं, उनके प्रभाव में आगे सीधे ये उत्तरी भारत के तरफ क्या करेगा, यह पूरा जो है पॉल्यूशन फैलाने का काम करेगा। तो एक तरह से प्रदूषण भी बढ़ता हुआ यहाँ से दिखाई देगा। तीसरा कारण क्या है, आप पढ़े होंगे साउथ ईस्ट मानसून, जिसपे भारत की सर्वाधिक मात्रा में आपको दिखाई देगा जो कृषि है वह किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है ना। तो मानसूनी प्रकार की कृषि आपको दिखाई देगा भारत में। तो भारत में सबसे ज्यादा मानसूनी प्रकार की जो कृषि पाई जाती है उसमें भी वह कौन सा मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, जो कि लगभग जून के फर्स्ट वीक में आपको दिखाई दे देगा। ये कहाँ पे आ जाता है, केरल साइड में आ जाता है। अब ये जो साउथ ईस्ट मानसून आता है इसके 3 शाखाएं डेवलप होती हैं। 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो शाखा यहाँ से केरल को पार करके बे ऑफ बंगाल में जाता है, और एक शाखा इस पश्चिमी तट के समानांतर जाते हुए यहाँ से महाराष्ट्र से सीधे दक्कन के क्षेत्र में जाता है, और तीसरी शाखा आपको अरावली के समानांतर जाते
हुए दिखाई देगा दिल्ली तक, जो यहाँ पे इस एरिया में जाते जाते क्या करता है, वर्षा करता है, जिसके कारण यहाँ पे कृषि भी हो पाती है। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको कंफर्म हो गया कि वर्षा का भी कारण आपको दिखाई दे रहा है, अरावली है। तो अरावली बहुत सारी चीजों से रिलेटेड आपको दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा जैव विविधता भी मतलब जैव विविधता भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। फिर जैव विविधता के बाद से आपको दिखाई देगा कि यहीं पे बहुत सारे, जैसे राजस्थान में आप जाएंगे तो वहां पे आपको टाइगर रिजर्व्स भी इसमें दिखाई दे देंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी दिखाई दे देंगे, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी दिखाई दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद से राजस्थान के सर्वाधिक जिले भी इसके अंतर्गत आता है, उनका यह पोषण करने का काम करता है। दूसरा चीज अगर आपको दिखाई दे देगा कि बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे जो मिनरल्स मुख्य रूप से जैसे कॉपर हो गया, इन सबका जो है भंडारण जो है आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। उसके बाद से आपको दिखाई दे देगा कि यही जो क्षेत्र है, जो अरावली का क्षेत्र है, इसमें आपको दिखाई दे देगा वनों का जो है प्रेजेंस। अब वन होंगे, पेड़ पौधे होंगे, जो है ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, तो यह सीधे सीधे क्या हो रहा है, एक तो बायोडायवर्सिटी बढ़ रहा है, दूसरा जो पॉल्यूशन भी कम होगा, है ना, इसका भी या कार्बन सिंकिंग का भी काम जो है वो करने का काम करेगा, ठीक ना। तो कार्बन भी सिंकिंग हो सकता है इससे। तो यह मुख्य रूप से आपको दिखाई दे देगा कि इस यह भी ये तरह से इंपॉर्टेंस इसका नजर आ रहा है। फिर आपको दिखाई देगा चौथा पॉइंट क्या हुआ, तो एक तो टाइगर रिजर्व हो गया, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको दिखाई दे देंगे इसके अंतर्गत। फिर इसके अंतर्गत आप जाएंगे तो इस यहाँ पे जो संगमरमर जो है यहाँ आपको दिखाई दे देगा, यहाँ से जो है संगमरमर का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद से दिखाई दे देगा आपको कि इसी इलाके में जो यह अरावली वाला जो इलाका है, अरावली वाला जो पार्ट है, इसमें इसका सबसे ऊंचा जो है चोटी अगर पूछा जाए तो सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन है, तो आपको दिखाई देगा कि सबसे ऊंची जो चोटी है इसका, यह मुख्य रूप से राजस्थान में है और माउंट आबू पे है। तो इस पे है, माउंट आबू पे है, ठीक ना, माउंट आबू पे है, ठीक ना। तो यह सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आएंगी, ठीक है। किससे रिलेटेड, तो यह सब अरावली से रिलेटेड है। तो यह सारी चीजें आपको जो है, फिर एक चीज और क्या, तो राजस्थान में आपको दिखाई देगा डिजर्ट नेशनल पार्क, है ना। कौन सा नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क। यह डिजर्ट नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे दिखा देगा। आप बोलेंगे डिजर्ट नेशनल पार्क जो है क्यों, ये आप बता रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है पिछले 2 सालों से बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है ना। तो जो बस्टर्ड है, जो पक्षी है, उससे रिलेटेड उसका मुख्य रूप से अगर देखेंगे संरक्षण कहाँ पे होता है, डिजर्ट नेशनल पार्क में होता है। तो इससे भी ज्यादा यह मुख्य रूप से रिलेटेड हो जाता है, ठीक ना। तो कौन कौन से यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स आते हैं, कितने जिले इसके अंतर्गत आता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि जिलों के संदर्भ में इस बार न्यूज में था, तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान के कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स जो है इसके अंतर्गत आता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है यह खतरे में, यहाँ पे माइनिंग सबसे ज्यादा हो रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यहाँ पे हस्तक्षेप भी किया था कि यहाँ पे माइनिंग जो इलीगल रूप से हो रही है उसको रोका जाए। क्यों, क्योंकि अगर इसके माइनिंग्स को नहीं रोका गया तो अरावली जो है वो सबसे प्राचीन, अरावली क्या है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा भी है आपके यूपीएससी में जियोग्राफी से रिलेटेड। तो सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो एक तरह से आपको धरोहर के रूप में भी आपको दिखाई दे देगा, है ना। और एक जलवायु के लिए भी चिंता का खबर हो जाएगा, अगर चिंता मतलब बढ़ती चली जाएगी अगर अरावली नष्ट होता है तो, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो लगभग 800 किलोमीटर ये लंबी फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में, मैंने अभी बताया आपको। और यह श्रृंखला लगभग 3.2 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है, ठीक ना। तो हम हिमालय से भी बहुत ज्यादा पुरानी, हिमालय तो नया बना हुआ, नया नवीन वलित पर्वत है, ठीक ना। तो अरावली न केवल एक पर्वत श्रृंखला है, बल्कि ये रेगिस्तान को फैलने से, मरुस्थल को जो है फैलने से रोकेगा। फिर भूजल रिचार्ज में मदद करता है, दिल्ली एनसीआर के लिए जो प्राकृतिक फेफड़े की तरह काम करता है। क्यों, ताकि वहां से पेड़ पौधे जो है वहां के पॉल्यूशन को या डिजर्ट से आने वाले आंधियों को रोकने का काम करता है। फिर बायोडायवर्सिटी का भी आपको बड़ा सा केंद्र आपको दिखाई दे देगा,
ठीक ना। तो हाल ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अरावली का विनाश केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देगा, इसलिए इस पे चिंता करना जाहिर है, ठीक ना। तो स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन खुलेआम हो रहा है और इसको किसी तरह से रोका जाए। कई राज्यों ने इसे वन क्षेत्र मानने से बचने की कोशिश की है, जिसके कारण ताकि माइनिंग ज्यादा इलीगल रूप से हो रहा है, पर्यावरण कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है, ठीक ना। तो कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्यों को, राज्य जो भी संबंधित इससे राज्य हैं, जैसे 4 राज्य आपने देखा, तो इनसे क्या है स्पष्ट जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताइए कि अवैध खनन को कैसे क्यों नहीं रोका जा रहा है यहाँ पे। अवैध खनन में किस-किस का होता है तो आपको पता है, राजस्थान और हरियाणा जो क्षेत्र में आपको देखेंगे पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सिलिका हो गया, इसका सबसे ज्यादा मात्रा में खनन दिखाई देगा। उसके बाद से आपको दिखाई देगा गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास जो फार्म हाउस, रिस्टार, लग्जरी प्रोजेक्ट है वह तेजी से बनते हैं, जो अरावली के प्राकृतिक स्वरूप को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। फिर वहां की जंगलों की कटाई, चूंकि माइनिंग होगा तो वहां पे जो भी प्लांट्स होंगे उनकी कटाई होगी, तो उनकी कटाई होगी तो क्या होगा, वन्य जीवों का जो आवास है वो क्या होगा, नष्ट होगा, तो बायोडायवर्सिटी पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मानव वन्य जीव संघर्ष और बढ़ेगा, जैसे जैसे वन क्षेत्र या जो मुख्य रूप से वन्य जीव जो है उनके आवास जैसे जैसे सीमित होते चले जाएंगे तो कहाँ निकलेंगे, वह वन क्षेत्रों से निकल के सीधे कहाँ जाएंगे, सीधे वह जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, या जो मुख्य रूप से मानवीय निवास जो क्षेत्र है वहां पे प्रवेश करेंगे। तो वहां पे प्रवेश करेंगे तो सीधे सीधे मानव और जो वन्य जीव हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा पिछले कई समय से ऐसा चल रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। वैसे अभी एमपी में भी आपने देखा है सबसे ज्यादा जो है अभी इस वर्ष टाइगर्स की मरने की संख्या वहां से आ रही है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो से वहां पे जो एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग हैं, वो एग्रीकल्चर करने वाले लोग अपने खेतों के मेड़ों पे जो है करंट लगाए रहते हैं, ताकि करंट इसलिए लगाए रहते हैं ताकि जंगली जो जानवर हैं वह आके उनके फसलों को नुकसान न करें। अब उस करंट से बहुत सारे बाघों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यह भी एक तरह का, जैसे मानव जीव वन्य जीव जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो किसी का परावास या परिवेश जब खत्म होगा, आवास खत्म होगा, तो उस रहने के लिए वह भटकेगा, क्योंकि उसका, जैसे टाइगर की बात किया जाए तो टाइगर रिजर्व जो घोषित किया जाता है तो उसका एक क्षेत्र बड़ा होता है, तो उस बड़े क्षेत्र में भ्रमण करना चाहता है, बड़े क्षेत्र में वो रहता है। तो बड़े क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर उसका आवास रहेगा तभी तो जाके मानव में नहीं जाएगा और मुख्य रूप से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो रेगिस्तान को रोकने की दीवार की तरह हम काम करता है, दिल्ली एनसीआर के लिए ऑक्सीजन बेल्ट का काम करता है, मैंने अभी आपको बताया, भूजल संरक्षण का भी ये काम करता है, जैसे जमीन में पानी का रिचार्ज करना, कुओं या ट्यूबलेट को जीवित रखना, बहुत सारी नदियां इससे निकलती हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो इस सारे चीजें हैं जिसके कारण यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और विरासत भी है एक तरह से। तो यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर चिंता जताई हो, इससे पहले भी बहुत सारी बार जो है अदालत ने जो है इस पे चिंता जो है जाहिर की है। जैसे 2009 में खनन पर रोक लगाया गया था, फिर एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर भी सवाल उठाए गए थे, वन भूमि की परिभाषा को स्पष्ट करने को कहा गया था, जमीनी स्तर पर पालन कमजोर रहा है इसके बावजूद भी, है ना। राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि कुछ राज्य सरकारें विकास के नाम पर क्या कर रही हैं, यह जो भी डेवलप करने के बाद माइनिंग्स को और बढ़ावा दे रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अदालत ने पूछा कि क्या विकास का मतलब प्रकृति का विनाश है, यह भी पूछा गया है, ठीक ना। तो केंद्र और राज्यों से यह मुख्य रूप से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जल संकट भी हो जाएगा इससे, दिल्ली, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से गिरेगा और पानी की कमी अस्थायी समस्या बन जाएगी, है ना। क्योंकि उसके अरावली के नष्ट हो जाने से मानसून भी नहीं आएगा, वर्षा भी नहीं होगी, और दूसरी चीज जो है, जो नदियां भी समाप्त हो जाएंगी, तो फिर भूजल जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक ना। फिर भीषण गर्म प्रदूषण का, अरावली खत्म होने से क्या होगा, हीट वेव और बढ़ेगा, क्योंकि उधर से आने वाली हवाएं, गर्म हवाएं डायरेक्ट प्रवेश करेंगी दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों में, फिर प्रदूषण का स्तर और बढ़ता चला जाएगा। फिर जैव विविधता का नुकसान, जैसे तेंदुआ, सियार, पक्षी, कुछ प्रजातियां जो है वो हमेशा के लिए वहां से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। फिर विशेषज्ञ जो है उनके अनुसार क्या कहा जा रहा है, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि कोर्ट आगे चलकर अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकता है, अवैध निर्माण तोड़ने का भी आदेश दे सकता है, या राज्यों पर सख्त जुर्माना भी लगा सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर समाधान के और क्या क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, तो एक तो सख्त कानून लागू किया जाए जिसके तहत जो इलीगल माइनिंग हो रहा है उसको किसी तरह रोका जाए। दूसरा, अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, जैसे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर, जैसे आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ से सहारा के नीचे
आपको बहुत सारे प्लांट्स जो है दिखाई देंगे लगाए गए। क्यों? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। तो वैसे मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने के लिए और मानसून और जलवायु को परिवर्तित होने से या उसके इफेक्ट होने से रोकने के लिए मुख्य रूप से क्या किया जा सकता है? मुख्य रूप से इसमें वृक्षारोपण बड़े लेवल पे किया जा सकता है। फिर अरावली को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा जो है घोषित किया जा सकता है, जिससे इसको बचाया जा सकता है। ठीक ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने की चिंता सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक अंतिम चेतावनी भी दिया गया है कि अरावली को बचाना केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जीवित रखना आवश्यक है। तो इसलिए जो है अपने पहले दिए गए जो भी निर्णय था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और फिलहाल जो है कमेटी बनाई गई है राज्य और केंद्रों से, इसके लिए जवाब भी मांगा गया है। ठीक ना? तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अपने, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।